So welcome back. Our chapter is Microbes in Human Welfare. मतलब कि इंसान के तरक्की, उन्नति, कल्याण में माइक्रोब्स की भूमिका, माइक्रोब्स का रोल। तो इस चैप्टर में पहला टाइटल था माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्शन, जहां हमने फूड प्रिपरेशन में माइक्रोब्स का यूज़ किया। दूसरा टाइटल था माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जहां पर बहुत सारी चीज़ें माइक्रोब से हमने बनाई। तीसरा था माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, वहाँ पे गांव, शहर, मेट्रो सिटी से निकलने वाला जो गंदा पानी है वो हमने साफ किया था माइक्रोब की मदद से। चौथा था माइक्रोब्स इन बायोगॅस प्रोडक्शन। तो याच मायक्रोब्सला वापरून आपण एक्सलंट कुकिंग फ्युएल बनवलं होतं, बायोगॅस, ज्याला आपल्या देशात गोबर गॅस म्हणतात। पाचवं टायटल होतं मायक्रोब ॲज अ बायो कंट्रोल एजंट, म्हणजे रादर दॅन यूजिंग द केमिकल पेस्टिसाइड्स, केमिकल फंगीसाइड्स, बॅक्टेरिसाइड्स, केमिकल वीडीसाइड्स, we were using the microbe to control pests, diseases and weeds. So that was a very new area for you people. Similarly, the sixth and last title is microbe as biofertilizer. तो ये भी आप सभी के लिए एक नया क्षेत्र है, कृषि से जुड़ा। तो आशा है आप लोग ध्यान से देखोगे और सुनोगे और बार बार इसे देखोगे। मेरी कोशिश है कि मैं एनसीईआरटी, बोर्ड टेक्स्ट बुक और मुझे जो इन्फॉर्मेशन है पहले से वो इसमें इनकॉर्पोरेट करूँ और एक कॉम्प्रहेंसिव लेक्चर आपके सामने प्रस्तुत करूँ। एनसीईआरटीमध्ये फार थोडं बायोफर्टिलायझरची माहिती आहे, बोर्डात थोडी इलॅबोरेट केलेली आहे आणि मला स्वतःला असं वाटतं कि बायोफर्टिलाइज़र की शुरुआत फर्टिलाइज़र से होनी चाहिए और इसीलिए म्हणून माझी माहिती मी त्याच्यात ॲड केली आहे आणि मी विश्वास देतो की हे लेक्चर 2 पार्टमध्ये होईल। हे दोन्ही पार्ट जर खूप मन लावून ऐकले तर फर्टिलायझरवर तुम्हाला एक खूप चांगलं नॉलेज तुमच्याकडे राहील। तो लेट अस स्टार्ट। सी व्हाई प्लांट्स ग्रो वेल ऑन सॉइल। आज तक हमने पौधों को ज़मीन पर ही क्यों अच्छे ग्रो होते हुए देखा है। आपण सर्वांनी जे प्लांट्स चांगले वाढताना बघितले ते मातीतच का वाढतात? द रिझन इज फॉर नॉर्मल, कंप्लीट ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट ऑफ द प्लांट 16 एसेन्शियल एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड। प्लांटच्या नॉर्मल, कंप्लीट ग्रोथ आणि डेव्हलपमेंटसाठी प्लांटची कंडिशन आहे की मला 16 एसेन्शियल एलिमेंट्स पाहिजे, 16। रिसेंटली 1 more essential element called nickel is added, so now the total essential element became 1717। तो जो बच्चे एक्स्ट्रा करते हैं, मतलब जिनके ज्ञान की भूख है, उनके लिए मैं बताऊं कि 11th एनसीईआरटी में मिनरल न्यूट्रिशन नाम का चैप्टर है, उसमें ये सारे एलिमेंट्स आपको डिटेल में मिलेंगे। तो सर हमने शुरुआत ऐसे की कि प्लांट की कंप्लीट नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए उसे 17 एसेंशियल एलिमेंट की ज़रूरत होती है और ये सारी चीज़ें देने की क्षमता हमारी मिट्टी में है और इसीलिए शायद प्लांट्स मिट्टी में अच्छे से ग्रो होते।
हे सगळेच्या सगळे घटक देण्याची जी क्षमता आहे ती आपल्या मातीत आहे आणि म्हणून वनस्पती मातीत चांगली वाढते. तो सर ये कौन से एसेंशियल एलिमेंट है जो प्लांट को चाहिए फॉर नॉर्मल कंप्लीट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? तो सुनो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फरस, पोटैश, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर. आप उसको ऐसे ध्यान में रख सकते, CHONPKCAMGS. तो ये कितने हो गए अब? 9. ये सारे एसेंशियल एलिमेंट प्लांट को चाहिए इन लार्ज क्वांटिटी और इसीलिए इनको मॅक्रो एलिमेंट्स कहा है. म्हणजे हे जे 9 घटक आहे हे प्लांट्सला जास्त प्रमाणात लागतात म्हणून यांना मॅक्रो एलिमेंट्स म्हटलाय. इसमें देखो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये 3 चीजें प्लांट की 95% बॉडी बनाते हैं. तो CHO कॉन्स्टिट्यूट 95% ऑफ द प्लांट बॉडी, इसीलिए उसको स्ट्रक्चरल एलिमेंट भी कहा है. तो सर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के लिए प्लांट को सॉइल पे निर्भर रहने की तो ज़रूरत नहीं है. क्यों? सर कार्बन तो CO2 से भी मिल सकता, हाइड्रोजन वाटर से भी मिल सकता, ऑक्सीजन CO2 से भी मिल सकता और वाटर से भी मिल सकता. सो यू आर राइट. ये जो 9 मैक्रो एलिमेंट्स है उनमें से CHO कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू CO2 एंड वाटर आल्सो. पर ये जो NPKCAMGS है इसके लिए प्लांट सॉइल पे डिपेंड है. अब कॉपर, जिंक, मॉलिब्डिनम, कॉपर, जिंक, मॉलिब्डिनम, मैंगनीज, बोरॉन, आयरन, क्लोराइड, निकेल. सो 1 2 3 4 5 6 7 8. तो इस तरफ 9 मैक्रो एलिमेंट रिक्वायर्ड बाय द प्लांट इन मेजर क्वांटिटी और इस तरफ मैंने लिखे माइक्रो एलिमेंट्स. दे आर इक्वली एसेंशियल फॉर द प्लांट लाइक मैक्रो एलिमेंट. सो दे आर इक्वली एसेंशियल बट रिक्वायर्ड इन माइन्यूट क्वांटिटी. मतलब इनसे इनका महत्व कम है ऐसा नहीं, महत्व दोनों का सरीका है, बस इसकी मात्रा कम चाहिए. तो अब आपके क्या ध्यान में आया? तो सर कोणत्याही प्लांटच्या नॉर्मल वाढीसाठी त्याला 17 घटकांची आवश्यकता असते आणि हे सगळे घटक मिट्टी, माती, सॉइल प्लांटला देते आणि म्हणून प्लांट जमिनीतच चांगले वाढतात. आगे सुनो. ड्यू टू कंटिन्यूअस क्रॉपिंग ईयर आफ्टर ईयर, मतलब पुरखों से वही खेत को हम लोग जोत रहे, आजोबा पंजोबापासून आपण तीच शेती करतो आहे. तो कंटिन्यूअस क्रॉपिंग ईयर आफ्टर ईयर. सॉइल इरोजन माने जोरों से जब हवा आती है तो ऊपरी ऊपरी मिट्टी को उड़ा के ले जाती है, जोर से बारिश होती है तो खेतों से पानी बह जाता है, अपने साथ ऊपर की उपजाऊ मिट्टी ले जाता है. तो दैट इज सॉइल इरोजन. सो पहला कंटिन्यूअस क्रॉपिंग ईयर आफ्टर ईयर, दूसरा सॉइल इरोजन, तीसरा लीचिंग लॉसेस. तो जब धीमी वर्षा होती है, खेतों में पानी रुकता है,
वो पानी का ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में परकोलेशन होता है, तो ये पानी अपने साथ एसेंशियल एलिमेंट्स को नीचे ले जाता है एंड दे आर नो मोर अवेलेबल टू द प्लांट्स नाउ। तो ये वो 3 कारण हैं जिसकी वजह से हमारी मिट्टी में एसेंशियल एलिमेंट्स की कमी आ गई और कुछ एसेंशियल एलिमेंट पूरी तरह से डिप्लीट हो गए, गायब हो गए। तो सी सच सॉइल, ऐसी भूमि which is not able to supply all the essential element, or it is able to supply all the essential element but not in required quantity, became infertile. तो सर तुम्ही असं म्हटलं की वर्षानुवर्ष आपण पिकं घेतो आहे, जमिनीची धूप होते आहे आणि पावसाचं पाणी जेव्हा जमिनीत मुरतं तेव्हा सोबत एसेन्शियल एलिमेंट खाली घेऊन जातं, त्याला लिचिंग लॉसेस म्हणतात। या 3 कारणांमुळे आपल्या जमिनीमधले एसेन्शियल एलिमेंट्स काही पूर्णपणे गायब झाले आहे, काहींची मात्रा कमी पडली आहे। अँड द सॉइल विच इज नॉट एबल टू सप्लाय ऑल द एसेन्शियल एलिमेंट, अशी जमीन जे 17चे 17 घटक आता देऊ नाही शकत किंवा देऊ शकते पण पाहिजे तेवढे नाही, तर अशा जमिनी झाल्या इनफर्टाईल। ऑब्वियसली सच इनफर्टाईल सॉइल्स आर नॉट फिट फॉर क्रॉप प्रोडक्शन और बम्पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। तो जाहिर है कि ऐसी भूमि जिसमें सारे घटक नहीं हैं या फिर है पर कम पड़ गए, तो वो फसल के लिए अब उतनी योग्य नहीं है और अधिक एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की अपेक्षा नहीं की जा सकती। बट सर पॉपुलेशन इज ग्रोइंग लाइक एवरीथिंग, लाइक एनीथिंग, म्हणजे जनसंख्या जो है वो तो बढ़ ही रही है एंड टू फीड द एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन वी मस्ट इन्क्रीज द ॲग्रिकल्चर प्रोडक्शन। तो लोकसंख्या जी आहे ती दिवसेंदिवस वाढतेच आहे आणि आपल्याला मग ॲग्रिकल्चर प्रोडक्शनसुद्धा वाढवावं लागेल आणि मग अशा जमिनी जर इनफर्टाईल असतील तर तेवढं कृषी उत्पन्न होणार नहीं। तो फिर अब इलाज क्या है? तो क्यों ना लेट अस मेंटेन द फर्टिलिटी स्टेटस ऑफ द सॉइल, लेट अस एनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल। तो आपल्याला असं म्हणायचं की आपल्या जमिनी इनफर्टाईल झाल्या, पण आपल्याला जर कृषी उत्पन्न वाढवायचं असेल तो वापस एक बार उसकी फर्टिलिटी स्टेटस को मेंटेन किया जा सकता, न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट किया जा सकता बाय एडिंग सर्टन सब्सटेंसेस, एंड दोज सब्सटेंसेस which maintain the fertility status of the soil or enrich the nutrient in the soil are called fertilizers। तो इस लेक्चर में पहले हमने देखा कि किसी भी प्लांट के नॉर्मल, कंप्लीट एंड हेल्दी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए 17 एसेंशियल एलिमेंट की ज़रूरत है। CHO, NPK, CAMGS, these 9 essential elements are macro element because required in more quantity. Copper, zinc, molybdenum, manganese, boron, iron, chloride and nickel. So these 8 essential elements are equally important, but they are required in less quantity, so called माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। दीज आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और ऐसी भूमि जो सारे के सारे घटक देती है, जितने चाहिए उतने, वो फर्टाइल। द सॉइल दैट इज एबल टू सप्लाई ऑल दीज एसेंशियल एलिमेंट दैट टू इन अ रिक्वायर्ड क्वांटिटी इज सेड टू बी फर्टाइल सॉइल, एंड सच सॉइल्स आर बेस्ट फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। बट कहाँ है अभी फर्टाइल सॉइल? तो
तो सर हमारी पहली की भूमि जो फर्टाइल थी वो आज इनफर्टाइल बन गई ड्यू टू कंटिन्यूअस क्रॉपिंग ईयर आफ्टर ईयर, सॉइल इरोजन, लीचिंग लॉसेस। तो अब हमारी भूमि बन गई इनफर्टाइल, और ऐसी भूमि में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अगर बढ़ाना हो तो हमें उसका न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट करना होगा, उसकी फर्टिलिटी स्टेटस को वापस रिज्यूम करना होगा, और इसके लिए ऐसी भूमि में डाले जाते हैं फर्टिलाइजर्स। तो सुनो, डिफाइन फर्टिलाइजर। तो फर्टिलायझर म्हणजे काय? इट इज एनी सबस्टन्स, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, विच इज एडेड टू द सॉइल टू मेंटेन इट्स फर्टिलिटी स्टेटस। तो सर ऑर्गेनिक किंवा इनऑर्गेनिक पदार्थ जो मिट्टी में, सॉइल में डाला जाता ताकि उसकी फर्टिलिटी स्टेटस मेंटेन हो, न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट हो, ऐसी चीज़ों को फर्टिलाइजर कहा है। तो फर्टिलाइजर्स आर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विच आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, विच आर व्हेन ॲडेड टू द सॉइल दे मेंटेन इट्स फर्टिलिटी स्टेटस। मराठीमध्ये आपण याला काय म्हणतो? खत. मग खतं काय असतात? ऑर्गॅनिक किंवा इनऑर्गॅनिक पदार्थ असतात ज्यामध्ये हे न्यूट्रिएंट्स असतात, आणि जेव्हा आपण ही खतं जमिनीमध्ये टाकतो तेव्हा त्या जमिनीचं फर्टिलिटी स्टेटस वापस होतं मेंटेन, आणि मग ॲग्रिकल्चर प्रोडक्शन वाढतं। तो अब देखो, दुनिया में जितने फर्टिलाइजर्स है, जगात जेवढे फर्टिलायझर्स असतील ते आपण दोन कॅटेगोरीत टाकले। आय मीन वॉट एवर द फर्टिलायझर्स आर अवेलेबल इन द वर्ल्ड, वी हॅव डिवाइडेड देम इन टू कॅटेगोरी. Either the fertilizers are chemical fertilizers or they are biological. तो सर chemical fertilizers means the inorganic substances, synthetic compounds. तो chemical fertilizers are inorganic fertilizers, synthetic fertilizers which are man-made, manufactured in the factories. They are rich in nutrients and they are added in the soil to maintain its fertility status. So they are called chemical fertilizer. In Marathi, रासायनिक खत, हिंदी में रासायनिक उर्वरक। तो ये कारखानों में बने, इंसान द्वारा बनाए गए, केमिकली ये इनऑर्गेनिक है, ढेर सारे इसमें न्यूट्रिएंट्स है, ज़मीन की फर्टिलिटी को मेंटेन करते हैं। तो व्हाट इज बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर्स? सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट। आई एम नॉट सेइंग बायो फर्टिलाइजर, आई एम सेइंग बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर। तो बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर्स आर नेचुरल फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस obtained from लिविंग ऑर्गेनिज्म और देयर वेस्ट। तो बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर नेचुरल फर्टिलाइजर्स रहते, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स रहते, वो या तो सजीव से मिलते या उनके वेस्ट से मिलते, वो कारखानों में नहीं बनते। दे आर कॉल्ड बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर्स। तो बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर्स आर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, दे आर कॉल्ड नेचुरल फर्टिलाइजर। कहाँ से आते? लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर उनका वेस्ट, सजीव या फिर उनका वेस्ट। थोड़ा आगे चलो। अब ये केमिकल फर्टिलाइजर, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, सिंथेटिक फर्टिलाइजर आर द फर्टिलाइजर विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन द फैक्ट्रीज. They are rich in nutrients. They maintain the fertility status of the soil, no doubt. But
we know the excess use of chemical fertilizer, inorganic fertilizer, has caused many problems. They cause soil, air, water pollution. They kill the beneficial microorganism present in the soil. They disturb the physical properties of the soil. म्हणजे केमिकल फर्टिलाइज़र चांगलेच आहेत, प्रश्नच नहीं. क्यों? क्योंकि सर वो रिच इन न्यूट्रिएंट है. नो वन कैन फॉरगेट देयर कंट्रीब्यूशन इन ब्रिंगिंग ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया. देयर एप्लीकेशन इज इजी, दे आर इजीली अवेलेबल, नो डाउट. रासायनिक खतं प्रचंड प्रमाणात उपलब्ध आहेत, त्याच्यात न्यूट्रिएंट्स भरपूर आहेत, वापरायला सोपे आहे. भारत में जो हरित क्रांति हुई है उनमें इनका योगदान है, हम नहीं भूल रहे. पण केमिकल फर्टिलायझरच्या अतिवापरामुळे सॉइल, एअर, वॉटर पोल्युशन होतं. जमिनीतले जे बेनिफिशियल मायक्रोब्स आहेत, ते नॅचरल प्रोडक्टिव्हिटी मेंटेन करणारे, ते मरून राहिले आणि जमिनीच्या फिजिकल प्रॉपर्टीज खराब झाल्या. तो सर फिजिकल प्रॉपर्टी माने टेक्स्चर, स्ट्रक्चर, पोरोसिटी, वॉटर होल्डिंग कपॅसिटी. म्हणजे जमिनीचं टेक्स्चर, स्ट्रक्चर, पोरोसिटी, भुसभुशीतपणा आणि पाणी धरके रखने की क्षमता, यांना फिजिकल प्रॉपर्टी म्हणतात, त्या खराब झाल्या. हमारी दिन ब दिन ज़मीनें जो है वो सॉल्टी बन रही है. एक्सेस, इनडिस्क्रिमिनेट, नॉन जुडिशियस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर से. तो क्यों ना लेट अस मिनिमाइज द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर और लेट अस नॉट यूज द केमिकल फर्टिलाइजर. मग जर जमिनीतले बेनिफिशियल मायक्रोब मरून राहिले, फिजिकल प्रॉपर्टी खराब होऊन राहिले आपल्या जमिनीच्या, त्याच्यामुळं प्रदूषण जर होत असेल, तर मग आपण केमिकल फर्टिलायझरचा वापर कमी करायला पाहिजे किंवा बंदच करायला पाहिजे. पर सर अगर केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग बंद कर दिया तो मिट्टी की फर्टिलिटी कैसे मेंटेन करेंगे? लेट अस यूज बायोलॉजिकल फर्टिलाइज़र. दे आर इक्वली एफिशिएंट, रादर दे आर बेटर देन केमिकल फर्टिलाइज़र. तो बायोलॉजिकल फर्टिलायझर म्हणजे काय? तो सर सजीव किंवा त्यांचं वेस्ट याच्यापासून नॅचरली जे भेटतात त्या ऑर्गॅनिक फर्टिलायझर्सला बायोलॉजिकल फर्टिलायझर म्हणतात. तो जो नया कंसेप्ट है पिछले 2 दशक से, ऑर्गॅनिक फार्मिंग, सेंद्रिय शेती, त्याच्यामध्ये आपण केमिकल पेस्टिसाइड, केमिकल फंगीसाइड, बॅक्टेरिसाइड, विडीसाइड वापरत नाही. आपण बायोपेस्टिसाइड, बायोफंगीसाइड, बायोबॅक्टेरिसाइड, बायोविडीसाइड वापरतो. तो वैसे ही केमिकल फर्टिलाइज़र की बजाय हम लोग उसमें बायोलॉजिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते. तो वापस मैं डिटेल में बताता कि ये जो बायोलॉजिकल फर्टिलाइज़र्स है ये भी 2 प्रकार के हैं. म्हणजे सर पहले तो संसार में जितने फर्टिलाइज़र है वो तो केमिकल है या फिर बायोलॉजिकल, जी. अब जो बायोलॉजिकल है वो भी 2 प्रकार के हैं, जी. कैसे? इफ द बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर इज ऑब्टेन्ड आफ्टर डिकम्पोजिशन, यदि कोई बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर मिलता है डिकम्पोजिशन के बाद, सडने के बाद, जर एखादं बायोलॉजिकल फर्टिलायझर मिळत असेल, सजीव किंवा त्यांचं वेस्ट पूर्ण सडल्याच्या नंतर, तर त्याला म्हणतात मॅन्युअर. तो मॅन्युअर्स क्या है? सर मॅन्युअर्स है बायोलॉजिकल फर्टिलायझर.
Manures are biological fertilizer obtained after complete decomposition of living organism or their waste. तो सजीव या फिर वेस्ट जब पूरी तरह सड़ जाता है तो जो प्राप्त होंगे उन बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर्स को मैन्यूअर्स कहते। जैसे नंबर 1 फार्म यार्ड मैन्यूअर, FYM, फार्म यार्ड मैन्यूअर। तो ये कैसे बनता? तो सुनो, किसान के घर जो भी कॅटल्स आहे, म्हणजे शेतकरी दादाकडे बैल असतील, गायी असतील, म्हशी असतील, बकऱ्या असतील, मेंढ्या असतील, तर यांचं मलमूत्र, उष्टात चारा माने वेस्टेज फॉडर, त्याच्या घरचं उष्ट खरकट, ये सब वो साल भर एक साथ रख देता। तो शेतकरी बांधव त्यांच्या घरी जे जनावर आहे त्यांचं शेण, त्यांचं मलमूत्र, उष्टा चारा, घरचं उष्ट खरकट, हे सगळं वर्षभर जमा करतात और वो जो ढेर बन जाता है घर के बाहर, रोड के किनारे या खेत के पास, उसे कहा है फार्म यार्ड मैन्यूअर, और साल भर के बाद वो खेतों में फेंक देता है। दूसरा कंपोस्ट मैन्यूअर। अब ये क्या है? तो ये खेतों में ही गड्ढा बनाया जाता, अ डीप पिट इज डग इन द फील्ड इटसेल्फ and agricultural waste, that is husk, bran, sticks, dried leaves, ये सब उसमें डाला जाता है। एंड ऑल्सो काउडंग, म्हणजे एक गड्ढा खोदला जातो शेतामध्ये, तिथे शेतातला पालापाचोळा, काळ्या कुड्या, फनकट, धसकट, कुटार, भुसा, हे सगळं, आणि जनावरांचं शेण, अल्टरनेट लेयर्स, मतलब ड्राइड लीव्स काउडंग, ड्राइड लीव्स काउडंग, अल्टरनेट, और जमीन के ऊपर तक भरते हैं और उसको मिट्टी पोत दी जाती है, एक डोम बना देते हैं और उसको वैसे ही साल भर रहने देते, तो वो अच्छे से सड़ता है। तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कंपोस्ट मैन्यूअर। नाउ ग्रीन मैन्यूअर, ये थोड़ा अलग रहता। ग्रीन मैन्यूअर, ग्रीन मैन्यूअर मीन्स फास्ट ग्रोइंग leguminous species which are non-crop plants which are buried in soil before they flower। तो सर आपने कहा लेग्यूमिनस स्पीसीज, तो ये लेग्यूमिनस स्पीसीज है। से काउपी म्हणजे चवडी, बरबटी, सनहेम या ढेंचा या क्लस्टर बीन, कोई भी लेग्यूमिनस स्पीसीज विच इज फास्ट ग्रोइंग, जी जोरानी वाढ़ते, और वो नॉन क्रॉप, मतलब ये हमारी फसल नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसको गाड़ना है जमीन में। तो लेग्यूमिनस से क्यों? यू नो, लेग्यूमिनस प्लांट के रूट पे नोड्यूल्स आते, लेग्यूमिनस प्लांटच्या मुळांवरती गाठी असतात, त्या गाठीमध्ये असतात राइजोबियम बैक्टीरिया। इस नोड्यूल्स में जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो यहाँ नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे। ये सारा नाइट्रोजन इन पौधों को मिलेगा और उनको फूल आने से पूर्व खेतों में हल चलाए जाते और इनको गाड़ा जाता। अब हमें बताओ कि इनको अगर गाड़ देंगे तो इनमें जितना नाइट्रोजन है वो सब किसको मिलेगा? सर जमीन को। तो इट विल मेंटेन द
फर्टिलिटी स्टेटस, मतलब ये हो गया फर्टिलाइजर। अब ये लिविंग बींग्स है तो इट इज बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर। 1.5-2 महीने में वो सड़ जाएगा तो इट इज मैन्यूअर। जब आपने उसको गाड़ा था तो उसका रंग कैसा था सर? ग्रीन। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ग्रीन मैन्यूअर। तो फास्ट ग्रोइंग लेग्यूमिनस स्पीसीज which are non-crop plants which are buried in soil before they flower, it's called green manure. For example, कि किसान ने सोयाबीन की फसल सप्टेंबर में निकाल ली। शेतकरी दादानी सोयाबीनचं पीक सप्टेंबरमध्ये काढलं और दिसंबर के आखिरी हफ्ते में उसको गेहूं की बुआई करनी है। तो सर अक्टूबर, नवंबर एंड 3 वीक्स ऑफ दिसंबर, काफ़ी समय उसके पास है। तो अगर उसने फास्ट ग्रोइंग लेग्यूमिनस स्पीसीज के सीड्स फेंक दिए और वो लेग्यूमिनस प्लांट उगाए तो उनको फूल आने से पहले उसने हल चला देना है। तो सब जमीन में जाएगा, सड़ जाएगा और उसमें जितना नाइट्रोजन था वो गेहूं की फसल को मिलेगा। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ग्रीन मैन्यूवरिंग। तो जैसे मैंने इन द बिगिनिंग इटसेल्फ आई टोल्ड यू कि मुझे एक कॉम्प्रहेंसिव वीडियो बनाना है ताकि हर चीज़ उसमें कवर हो सके। लेट अस नॉट बी दैट नैरो कि वी विल टॉक ओनली द थिंग विच आर देयर इन द NCERT एंड ऑल। नो, तो हम लोग उसका समग्र ज्ञान लेने की कोशिश कर रहे। तो अब हमको फर्टिलाइज़र समझता है, केमिकल फर्टिलाइज़र, बायोलॉजिकल फर्टिलाइज़र्स। बायोलॉजिकल फर्टिलाइज़र सड़ने के बाद काम आए तो मैन्यूअर्स। मैन्यूअर के एग्जाम्पल फार्म यार्ड मैन्यूअर, कंपोस्ट मैन्यूअर, ग्रीन मैन्यूअर। नाउ वर्मी कंपोस्ट क्या है? सर्टन स्पीसीज ऑफ अर्थवर्म, गांडूळ, फेरेटिमा पोस्टुमा and many more species. So they are kept on fresh cow dung, grasses, agricultural waste. मतलब कि एक पॉलीथीन शीट अगर पक्का फ्लोर नहीं है तो उसके ऊपर खेतों का घास, फ्रेश काऊ डंग, खेतों का घास, फ्रेश काऊ डंग और उस पर अर्थवर्म छोड़ दो। ये अर्थवर्म जितना खाते हैं उसका 90% उसका एक्सक्रेटा रहता। तो जब ये पूरा वो ऑर्गेनिक मैटर खा लेंगे तो उनका जो एक्सक्रेटा मिलेगा दैट इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्ट, गांडूड़ खत, एक्सलेंट बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर। तो सर ये जो वर्मी कंपोस्ट होता है वो सबसे एक्सलेंट मैन्यूवर है जी। तो ये 4 प्रकार के दुनिया में मैन्यूवर्स है, फार्मयार्ड मैन्यूवर, कंपोस्ट मैन्यूवर, ग्रीन मैन्यूवर एंड वर्मी कंपोस्ट। अब बायो फर्टिलाइजर, तो मैंने अभी कहा कि जो बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर सड़ने के बाद काम आएंगे वो मैन्यूवर। तो क्या है बायो फर्टिलाइजर? दैट इज योर टाइटल, माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर। तो सर बायो फर्टिलाइजर की व्याख्या क्या है? सुनो, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट एनरिच न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल। लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट एनरिच nutrient quality of the soil, such microbes are called biofertilizers. म्हणजे असे सूक्ष्म जीव जे जमिनीची न्यूट्रिएंट क्वालिटी इम्प्रूव्ह करतील, एनरिच करतील, वाढवतील, तर त्या माइक्रोब्सला म्हणतात बायोफर्टिलाइजर। ऐसे कैसे माइक्रोब्स न्यूट्रिएंट क्वालिटी को एनरिच करेंगे? तो सम माइक्रोब्स में बी नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को
वो अमोनिया में कन्वर्ट करते, कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. यू मीन conversion of nitrogen into ammonia. This is a neat question. Conversion of elemental nitrogen into ammonia is nitrogen fixation? Yes. तो नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, कुछ फॉस्फेट सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया है, कुछ फंगस है जो फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करते. तो इन सबको कहा गया है बायोफर्टिलाइजर. मेनली बायोफर्टिलाइजर्स आर द कल्चर ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो वंस अगेन, व्हाट इज बायोफर्टिलाइजर? तो सर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म which enrich the nutrient quality of the soil. कैसे? They are nitrogen fixing microbes, phosphate solubilizing bacteria, or they improve the decomposition process and make available phosphate. So together they are called biofertilizer. पर जब भी हम बायोफर्टिलाइजर बोलेंगे तो आप मान के चलो नायट्रोजन फिक्सिंग मायक्रोब्स. पुन्हा एकदा सांगतो, आपण जेव्हा जेव्हा बायोफर्टिलायझर म्हणू तेव्हा तुम्ही काय म्हणायचं की ऐसे मायक्रोब जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते, दे आर कॉल्ड बायोफर्टिलाइजर्स. जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का अमोनिया में कन्वर्शन करते हैं, दे आर कॉल्ड बायोफर्टिलाइजर. तो सर कौन है बायोफर्टिलाइजर्स? अब ये आपके काम का है. तो आशा है कि बच्चे सिर्फ वीडियो नहीं देख रहे, वो अपनी ब्रीफ नोट्स भी बना रहे. तो मला असं वाटतं की तुम्ही यू आर व्हेरी सिरियस अबाउट योर करियर, योर स्टडीज. तो आप सिर्फ देखो नहीं, एक ब्रीफ नोट्स बनाओ. तो यहाँ जो भी मैं लिखता हूँ इससे बहुत सुंदर एक नोट्स बन सकती. देखो, fertilizers are of two type, chemical fertilizer and biological fertilizer. Chemical fertilizers are also called inorganic or synthetic fertilizer. Biological fertilizers are called organic fertilizers and natural fertilizer. Further, the biological fertilizers are of two type, manures and biofertilizer. Manures are obtained after decomposition of living organism or their waste. They may be farmyard manure, compost manure, green manure, vermicompost. Biofertilizer is नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अब नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म माने बायोफर्टिलाइजर, उसका ये क्लासिफिकेशन है. यू वोंट बिलीव, दिस इज अ नीट क्वेश्चन. विच आर बायोफर्टिलाइजर? निम्नलिखित में से बायोफर्टिलाइजर्स कौन हैं? सो दे आर बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड फंगाई. बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड फंगाई. अब मैं इनको सिर्फ इंट्रोड्यूस करता और फिर अगले लेक्चर में डिटेल्स में जाएंगे, अदरवाइज ये बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा. तो सुनो, biofertilizers are microorganism which can fix atmospheric nitrogen. असे सूक्ष्म जीव जे करू शकतात नाइट्रोजन फिक्सेशन. तो कन्वर्शन ऑफ नाइट्रोजन इनटू अमोनिया इज नाइट्रोजन फिक्सेशन. और जब माइक्रोब्स ये काम करेंगे तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन या डाइजोट्रॉफी. सर डाइजोट्रॉफी क्यों? ये डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है इसलिए. तो क्या सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते? नहीं, सारे माइक्रोब्स ये काम नहीं कर सकते. वही कर सकते नाइट्रोजन का फिक्सेशन जिसके पास
नीफ जीन है। NIF, नीफ जीन। तो जिसके पास नीफ जीन है वही कर सकते नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो सर नीफ जीन किसके पास है? प्रोकैरियोट्स। वापस एक बार, बायोफर्टिलाइजर्स आर दोज माइक्रोब दैट डज नाइट्रोजन फिक्सेशन। हु हैज दिस एबिलिटी? One who has NIF gene. Who has NIF gene? Only prokaryotes. बायोफर्टिलायझर म्हणजे जे मायक्रोब करतात नायट्रोजन फिक्सेशन. कोण करू शकतो नायट्रोजन फिक्सेशन? ज्याच्याकडे आहे NIF जीन. NIF जीन कोणाकडे आहे? जे कोणी प्रोकॅरियोट्स आहे. तो बॅक्टेरिया कौन है? प्रोकैरियोट्स. साइनोबैक्टीरिया कौन है? प्रोकैरियोट्स. दोनों के पास है NIF जीन, तो दोनों कर सकते नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो दोनों हैं बायोफर्टिलाइजर. तो सर तीसरा तो फंगाई है और फंगाई तो यूकैरियोट है, उसके पास दो NIF जीन नहीं है, तो वो तो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर सकते. फिर भी वो बायोफर्टिलाइजर्स क्यों हैं? बिकॉज दे हैव अदर बेनिफिट्स, जो विस्तार से हम देखेंगे. अब देखो, बायोफर्टिलाइजर बैक्टीरिया वो दो प्रकार के रहते. सिम्बियोटिक मतलब प्लांट के साथ एसोसिएशन करके नाइट्रोजन फिक्सेशन करना, राइजोबियम स्पीसीज. फ्री लिविंग माने प्लांट के साथ एसोसिएटेड नहीं है, अकेले रहते फिर भी करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन. सो दे आर अजोस्पिरिलम, एज़ैटोबैक्टर. ये सारे नीट क्वेश्चन है. अजोस्पिरिलम एज़ैटोबैक्टर काय है? बायोफर्टिलाइजर. ये कौन सा बायोफर्टिलाइजर है? बैक्टीरियल. ये कैसे बैक्टीरिया है? फ्री लिविंग. राइजोबियम कल्चर क्या है? बायोफर्टिलाइजर. राइजोबियम क्या है? बैक्टीरिया बट सिम्बियोटिक. वो लेग्यूमिनस प्लांट के रूट के साथ करते एसोसिएशन. अब साइनोबैक्टीरिया, पहले के लोग इसको ब्लू ग्रीन अलगी कहते थे. ब्लू ग्रीन अलगी, BGA, जो फोटोसिंथेटिक है, वो खुद का फूड खुद बनाते. जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया RH विटाकर 1969, तो ब्लू ग्रीन अलगी को उठाकर बैक्टीरिया के साथ मोनेरा में डाल दिया. अब वो बैक्टीरिया के साथ है, इसीलिए नाम है साइनोबैक्टीरिया. और ये साइनोबैक्टीरिया म्हणजे ब्लू ग्रीन अलगी, एनाबेना, ओलोसिरा, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया. ये नीट क्वेश्चन है. एनाबेना, ओलोसिरा, नॉस्टॉक, टॉलिपोथ्रिक्स, ऑसिलेटोरिया, ग्लोइयोकैप्सा, ग्लोइयोट्राइका एंड मेनी मोर. बट आई डोंट वांट टू बॉदर यू. आप 4 सिर्फ ध्यान में रखो. एनाबेना, ओलोसिरा, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया. कौन है ये? सर साइनोबैक्टीरिया. क्या करते? नाइट्रोजन फिक्सेशन. जो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा वो बायोफर्टिलाइजर. तो सर इनसे ये कैसे अलग है? बंधु, ये बैक्टीरियल बायोफर्टिलाइजर है, ये ब्लू ग्रीन अलगा या साइनोबैक्टीरिया है. और कुछ फंगाई है ऑफ जीनस ग्लोमस. नीट क्वेश्चन. मिट्टी में कुछ फंगस है जिसका जीनस ग्लोमस है. वो हायर प्लांट्स माने एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, इसके रूट्स के साथ एसोसिएट रहता. तो फर्ज करो दिस इज अ रूट ऑफ सर्टन हायर प्लांट, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, और ये है ग्लोमस जीनस का फंगस. ये फंगस
इस रूट के साथ करता एसोसिएशन, चिपक जाता। अब दोनों की हो गई एसोसिएशन। म्यूचुअलिज्म, दोनों का फायदा है। ये जो फंगस है इसको रूट से मिला फूड, फंगसला रूट पासून भेटलं फूड, तो सर रूट को क्या मिला, उसका सरफेस एरिया बढ़ गया, तो ज़्यादा हो गया एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, तो दोनों का फायदा है, तो म्यूचुअलिज्म। तो इकोसिस्टम चैप्टर जो है आपका उसमें ये नीट क्वेश्चन है। द एसोसिएशन ऑफ फंगस एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट कॉल्ड माइकोराइजा इज विच काइंड ऑफ एसोसिएशन, म्यूचुअलिज्म, दोनों का फायदा है। तो देखो फंगस जो है उसे कहते माइको, और रूट जो है उसे कहते राइजा। तो एसोसिएशन ऑफ फंगस एंड रूट ऑफ हायर प्लांट इज कॉल्ड माइकोराइजा। अगर फंगस बाहर से है तो एक्टोमाइकोराइजा, फंगस रूट में गया तो एंडोमाइकोराइजा, रूट के अंदर सेल्स के अंदर गया तो एंडो में इंट्रा, म्हणजे फंगस बाहेरून असेल तर एक्टोमाइकोराइजा, फंगस रूट मध्ये गेला असेल तर एंडोमाइकोराइजा, अंदर तर गेला पण जर कॉर्टिकल सेल मध्ये असेल तर इंट्रासेल्युलर एंडोमाइकोराइजा, आणि सर सेलच्या मध्ये मध्ये असेल तर बिटवीन द सेल्स आहे तो इंटरसेल्युलर एंडोमाइकोराइजा, आणि इंटरसेल्युलर एंडोमाइकोराइजाला म्हणतात वैम, वैसिक्युलर आरबैसिक्युलर माइकोराइजा। विस्तार से नहीं, वो बाद में। तो सर अभी मुझे बायो फर्टिलाइजर समझ में आया, बताओ व्हाट इज बायो फर्टिलाइजर। सर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैविंग कैपेसिटी ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो विच आर दोज माइक्रो, सर दे मे बी बैक्टीरिया, दे मे बी साइनोबैक्टीरिया, and the third biofertilizer is mycorrhiza, that is fungi। तो अब अगले लेक्चर में हम लोग राइजोबियम को विस्तार से लेंगे जो सिम्बियोटिक बैक्टीरियल बायोफर्टिलाइज़र है, फिर 2 फ्री लिविंग को लेंगे, फिर एनाबेना नाम का जो साइनोबैक्टीरिया है वो अजोला नाम के प्लांट के साथ एसोसिएशन करता है, एनाबेना अजोला एसोसिएशन, वो भी एक्सलेंट बायो फर्टिलाइज़र है फॉर पैडी फील्ड। ये नीट क्वेश्चन है। ये सारे साइनोबैक्टीरिया बायो फर्टिलाइज़र है स्पेशली फॉर पैडी फील्ड, धान का खेत, चावल का खेत। और फिर माइकोराइजा की बात करेंगे। थैंक यू।